हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो 1 जनवरी 2022 को हुआ था। इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे और इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इस मेरे चैनल पर जाकर सीटेट की प्लेलिस्ट, प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर मिल जाएंगे 1 जनवरी 2022 के डला हुआ उन पर टाइटल, और पार्ट 1 और पार्ट 2 वहीं पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको वहां पर भी नहीं मिलते हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। देखो, पहले इसको हम मनरेगा बोलते थे, अब बोलते हैं हम इसको नरेगा। ठीक है, वो यही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है ना, वो यही वाली योजना है। पहले इसको मनरेगा बोलते थे, अब बोलते हैं हम इसको नरेगा। ठीक है, तो ये काम किसका है कि वो ये पहचाने कि किसको रोजगार दिया जाना है। ठीक है ना, तो ये काम कौन करेगा? पहला है भारतीय संसद का, दूसरा है राज्य विधानमंडल का, तीसरा है जिला पंचायत का, और चौथा है ग्राम पंचायत का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4। ये जो काम है ये है ग्राम पंचायत का। मतलब ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो ये देखेगा कि गांव में कौन कौन लोग बेरोजगार हैं जिनको रोजगार दिया जाना है। ठीक है, और जो लोग बेरोजगार होंगे उनका जो नाम है इस लिस्ट में आ जाएगा और उनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और ये सुविधा केवल और केवल गांव के लोगों के लिए ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं 61, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, इधर है सरकार के स्तर। ठीक है, इधर क्या दिए हुए हैं? सरकार के स्तर, और इधर दिए हुए निर्णय के प्रकार। ठीक है, यानी कि कौन सी सरकार कौन से निर्णय ले सकती है। ए है केंद्र सरकार। देखो, केंद्र सरकार कौन सा कार्य करेगी? केंद्र सरकार करेगी 2000 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय। नोट जारी करने का निर्णय या करेंसी से कोई भी निर्णय से रिलेटेड कोई भी निर्णय कौन ले सकता है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, भारत सरकार ले सकती है। बी है राज्य सरकार। अब देखिए, राज्य सरकार कौन सा काम करेगी? वो करेंगी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। और देखिए, स्थानीय सरकार से मतलब होता है उस क्षेत्र विशेष में जिसकी भी सरकार चल रही है। जैसे गांव में, गांव के हिसाब से बोलेंगे आप स्थानीय सरकार तो पंचायत हो जाएगी, या शहर में देखेंगे तो आप वो नगर पालिका हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्थानीय सरकार होती है उनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध किससे होगा? रत्नागिरी, यानी कि किसी स्थान का नाम है रत्नागिरी के एक हिस्से को खोलने का निर्णय। ठीक है, या कोई एक स्थान दे रखा है, उसके एक हिस्से को खोलने का निर्णय। ठीक है, तो ये कौन लेगा? स्थानीय सरकार लेगी। अब देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ए का 2, बी का 3, सी का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? आकस्मिक होता है अचानक। ठीक है, कोई चीज अचानक से हो जाती है वो उसको बोलते हैं आकस्मिक। ठीक है, यानी कि अचानक से कोई चीज हो रही है उसको आकस्मिक बोलते हैं। पहले से प्लान नहीं होता है। आकस्मिक चीजों का क्या है? पहले से प्लान नहीं होता है, वो एक साथ ही हो जाती है कभी भी। पहला है मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना। दूसरा है मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना। तीसरा है नियुक्तिकर्ता द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। देखो, इसका जो सही आंसर होगा ना वो यही होगा, यानी कि अचानक से आपको रोजगार मिलेगा जब उसको नियुक्तिकर्ता, मतलब जिसको जो व्यक्ति रोजगार दे रहा है, यानी कि जो व्यक्ति अपने यहाँ आपको काम पे बुला रहा है, जब उसको मन करेगा, जब उसकी आवश्यकता होगी तब वो आपको बुलाएगा काम पर। ठीक है, अब नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं क्या था। मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वस्त्र
व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? किसमें? वस्त्र व्यापार में, यानी कि जो कपड़ों का व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? पहला है वे व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं। देखो होता क्या है, पहले किसान किसान क्या करते हैं, अपने यहाँ पर कपास को उगाते हैं, ठीक है। फिर वो उस कपास को खेत से निकालकर, ठीक है ना, खेत से निकालकर व्यापारियों को बेचते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो किसान से खरीद के बुनकर, यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये देसी बुनकर होते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं, कई जगह साड़ी वगैरह बनाई जाती है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में है, घर में ही साड़ी वगैरह बनाई जाती है, अहमदाबाद में बनाई जाती है, महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इन जगह पर क्या है, घर में ही इस तरह से काम होते हैं, छोटे छोटे कपड़े वपड़े बनाने का, है ना। पुरानी मशीनों से ही काम होते हैं, जो लकड़ी की होती हैं। कभी आपने देखा होगा मूवी वूवी में, इस तरह की पहले जिस तरह की मशीनें होती थी, तो उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो देखो इन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, क्योंकि सब लोग स्थानीय लोग होते हैं और सबको रेट के बारे में पता होता है। किसान जिस रेट पे देंगे उससे थोड़ा बहुत मुनाफा ये व्यापारी कमाएंगे, उससे फिर थोड़ा बहुत मुनाफा ये बुनकर कमाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। बी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सी है बुनकर। बुनकरों को भी नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है, स्थानीय लोगों का, कि कपास इतने भाव बिक्री है और ये हमें किस भाव कपड़ा दे रहे हैं, तो वो उस हिसाब से ही कपड़ा लेते हैं। फोर्थ है बुनकर सहकारी संस्थाएं। जो कुछ संस्थाएं होती हैं उनको भी ज्यादा फायदा नहीं होता। देखो सबसे ज्यादा फायदा होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हो गया एक तरह से विदेशी कंपनी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी होती है। तो ये विदेशी कंपनी क्या करती है कि कोई मध्यस्थ वगैरह इनके यहाँ नहीं होता है, ये जाएंगी सीधे सीधे पूरे किसान से कपास ले लेती हैं। मान लीजिए इन्होंने कोई कपास 800 रुपए किलो ली, ठीक है, किसान से कितने रुपए किलो ली, सॉरी 80 रुपए किलो ली। कितने रुपए किलो ली? 80 रुपए किलो ली। लेकिन जब ये कपड़ा, अब ये हमारे यहाँ से कपास खरीदेंगी, अब इसका कपड़ा बनाएंगी, और कपड़े का रेट कितना होता है? कपड़े का रेट होता है 800 रुपया किलो, ठीक है। अब देखिए ये कितने गुना कमा लिया, कितना ज्यादा गुना कमाती है ये लाभ। यानी कि 80 रुपए की कॉटन को बनाने में, 80 रुपए किलो की कॉटन का कपड़ा बनाने में ये 800 रुपए किलो में बिकती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमाती हैं, और अपना लोगो लगा देती हैं। जो हमारे भारत के लोग हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अरे विदेश का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, इसको खरीदो। आपको ये नहीं पता कि आप एक तरह से देश के साथ गद्दारी कर रहे हो अगर विदेशी कपड़े को पहन रहे हो तो, ठीक है। कोई भी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं विदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं अपने देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रही हूँ। अगर वही चीज आपके देश की है तो आप उसको खरीदिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बढ़िया है, सस्ती है। कोई आपको बढ़िया सस्ती नहीं देगा, ठीक है। जो आपकी देसी चीजें वो फिर भी आपको अच्छी मिल जाएंगी। अब जैसे जैसे चाइना की चीजें पहले बहुत चलती थी, लोग इतने खुश होकर लेते थे, अरे ये हमारे देश में यही चीज 4 रुपए की है और ये चाइना वाला 2 रुपए में दे रहा है। अब जैसे आप देख लीजिए, जो दिवाली पर लड़ियां लगती थी 50-50, 100-100 रुपए की मिल जाती थी चाइना की, उन्हें सब लेते हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें तो 200-300 रुपए में वो लड़ी आती है। लेकिन आप ये देखिए, जो 300-400 रुपए की एक लड़ी आ रही है, ठीक है, दिवाली पे लगाने की, वो कितने साल चल रही है? 5-5, 6-6 साल, ठीक है। और जो आप 50 की या 100-100 रुपए की जो लड़ियां ले रहे हो, वो 1 साल चलाने के बाद दूसरे साल नहीं चलती है। तो वो तो उल्टा आपको महंगी पड़ी ना। आपको ऐसा लग रहा है कि यार 300 रुपए में 6 लड़ियां आ गई, और वहां 300 रुपए में एक लड़ी आएगी, लेकिन वो जो एक लड़ी है वो 5-6 साल आराम से चलेगी, और उसमें भी आप उसको रिपेयर करके चला सकते हो। लेकिन चाइना की चीज है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब 2-2 रुपए की पेन का आप यूज करते हो, पहले उसमें रिफिल डलती थी 1 रुपए की अठन्नी की, ठीक है, अठन्नी मतलब 0.5 रुपीज की डलती थी। अब क्या है, आप 2 रुपए का या 3 रुपए का एक पेन आता है, आप काम करके उसको फेंक देते हो, ठीक है। फिर दोबारा खरीदोगे, आप देखना, जो हम लोग पहले पेन यूज करते थे ना, वो ऐसे होते थे कि उनमें रिफिल डल जाती थी, तो 1 रुपए की या 0.5 रुपीज की एक वो रिफिल आती थी, उसे डाल लेते थे। यानी कि पूरा साल हम 2-3 पेनों में ही निकाल लिया करते थे। और तुम लोग कितने सारे पेनों का यूज करते हो? एक तरह से हमें लगता है कि विदेशी चीजें सस्ती हैं, नहीं, सस्ती नहीं होती है, वो और महंगी पड़ती है हमें, ठीक है। हमें ऐसे लगता है उस टाइम पे कि कोई भी व्यक्ति आपको सस्ती चीज नहीं देगा,
ये बात आप ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, अगर कोई आपको सस्ता दे रहा है ना, तो आप उसके पीछे का लॉजिक जानने की पूरी कोशिश कीजिए कि आखिर आपको इतना सस्ता क्यों दे रहा है। ठीक है, कोई अपने घर से चीज नहीं देता है, सब लोग पूरा हिसाब लगा के देते हैं। और ये विदेशी जो कंपनियां होती है ना, इनको तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता है कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। अपने देश की कंपनियां फिर भी हिसाब लगा के देती हैं, क्योंकि वो अपने देश से थोड़ा बहुत उनको प्रेम होता है। और दूसरी बात ये भी है कि उनकी जवाबदेही बनती है, वो देश में रहते हैं। लेकिन विदेशी कंपनियों का क्या है, आज है कल नहीं है, आप किसको पकड़ोगे अगर आपको खराब चीज दे रहे हैं तो वो। नेक्स्ट देखते हैं 64, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। देखो विशेषता है ये, ठीक है, कुछ टाइप मिस्टेक हो गई है। ए असमानता, बी खुला बाजार, सी समानता, और चौथा है उचित प्रतिबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, समानता। यानी कि प्रजातंत्र में क्या होता है, सबको समान अधिकार होते हैं, कोई भी जनता के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है ना, तो समानता का जो गुण है वो कहाँ पाया जाता है, प्रजातंत्र में पाया जाता है। किसी भी जनता के साथ या प्रजा के साथ भेदभाव नहीं होता है। 65, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार बाजार में अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है, कविता किस चीज का सामना कर रही है। ए है देखभाल कार्य, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है दोहरा बोझ, तीसरा है गृह कार्य, चौथा है भुगतान के बदले कार्य। एक मिनट, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। भुगतान नहीं होगा, भुगतान है, ये क्या है, भुगतान है, भुगतान के बदले कार्य, भुगतान के बदले कार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरा बोझ। दोहरा बोझ आपके एनसीएफ में भी दिया हुआ है, मैंने 2005 वाला एनसीएफ पढ़ा था, 2009 वाला भी एनसीएफ पढ़ा था, तो दोनों एनसीएफ में ये चीज दी हुई है कि दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब होता है कि जो महिलाएं होती है ना, वो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। बाहर का काम मतलब जो महिलाएं बाहर जॉब करती हैं उनको क्या हो जाता है, दोहरा दोहरा काम हो जाता है। घर में भी काम कर रही हैं और ऑफिस में भी काम कर रही हैं। अब ऑफिस ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं तो इनसे कम काम लेंगे, ऑफिस में तो सब बराबर काम करते हैं भाई, जो जिसकी जितनी सैलरी होती है वो उतना काम करता है। ठीक है, तो वहां ऑफिस में भी काम करेंगे और घर पे भी उनको कोई छूट नहीं मिलती है भाई। घर पे भी उनको खाना बनाना है, थोड़ा बहुत बच्चों को देखना है, पोछा लगाना है, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, तो सारी चीज है ही। ठीक है, तो जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके लिए क्या हो जाता है, दोहरा बोझ हो जाता है, मतलब दुगना काम हो जाता है। और ये एनसीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा यदि जैन समुदाय के लोगों के एक समूह की जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति ना दी जाए। यानी कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं, तो उसकी अगर अनुमति ना मिले तो कौन सा मौलिक अधिकार का हनन होगा। पहला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। ठीक है, तो दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो देखो यही हो जाएगा, ये दिया हुआ है आर्टिकल 29 में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 29 में, कि कोई भी धर्म के लोग अगर अपने धर्म की शिक्षा के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं, शैक्षिक संस्थान खोलना चाहते हैं, तो वो खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत आप देखेंगे बौद्धों के अलग मंदिर होते हैं, ईसाई मिशनरियों के अलग स्कूल होते हैं, सिखों के भी होते हैं। ठीक है, और हिंदुओं के भी होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। यानी कि वहां पर कुछ शिक्षा धर्म की दी जाती है और कुछ शिक्षा मतलब कुछ चीजों को फॉलो किया जाता है धर्म की। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की चीजों को फॉलो करेंगे, सिख धर्म है तो सिख धर्म की। जैसे प्रेयर होती है तो हमारे यहाँ ज्यादातर अब आजकल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं एक तरह से वो क्रिश्चियनों से प्रभावित होते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो वहां पर क्या होगी, इंग्लिश में प्रेयर होती है ना, और गॉड जीसस ये इस तरह की प्रेयर होती है, ओ गॉड हेल्प मी, इस तरह से, है ना।
लेकिन जो हिंदुओं के स्कूल होते हैं वहां संस्कृत में प्रेयर होती है, तुमेव माता च पिता तुमेव, ठीक है, संस्कृत जो श्लोक होते हैं उनका उच्चारण होता है। जो वो सिख होते हैं वो अपने गुरुओं का कुछ जो प्रेयर होती है वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? देखो संवैधानिक जो उपचार है वो आर्टिकल 32 में दिए हुए हैं। किसमें? आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। अब देखिए उनका क्या मतलब, ये आर्टिकल 32 का क्या मतलब है, ठीक है। देखो अगर आपने आर्टिकल याद नहीं करे तो प्लीज याद कर लेना। 14 यानी 14 से और 32 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपकी जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, 14 से 32, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इससे मतलब 32 से आगे नहीं पूछे जाते हैं, और 14 से कम के कोई आर्टिकल आपके में नहीं आते हैं। तो आपको कहां से याद करने हैं? 14 से 32 तक आर्टिकल याद कर लेने हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें से याद कर लेना। अगर एनसीईआरटी की बुक ना खरीदी हो तो आप क्या करना कि आप नेट से इनको सर्च करना 14 से 32 तक के आर्टिकल और उनको याद कर लेना, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। 2-3 क्वेश्चन तो आपके इनसे ही आते हैं और सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन 1 है सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, देखो ये नहीं है। दूसरा है, ये है 368, ठीक है, आर्टिकल ये 368 के तहत आता है। दूसरा है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालयों में अपील करने का अधिकार। देखो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि अगर आपके मौलिक अधिकार यानी कि समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो भी आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, आप हमारे मौलिक अधिकार को बहाल कराओ, ठीक है। या तो आपकी समानता का अधिकार का हनन हो, आपकी स्वतंत्रता का हनन हो, कोई आपको घूमने उठने बैठने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है ना, या कहीं पर मकान खरीदने के लिए मना कर रहा है, रोक रहा है, तो ये आपके मौलिक अधिकार है। अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप निश्चित रूप से या तो वहां जिस राज्य के हुए आप वहां की हाई कोर्ट में और अपील डाल सकते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हैं, और तो आपकी अपील सुनी जाएगी और आपके जिस भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वो आपको पूरा किया जाएगा, या आपका किसी भी तरह से शोषण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों को सम्मिलित किया जाता है? देखो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई भी विवाद होता है यानी कि झगड़ा होता है किसी बात के ऊपर, जैसे टैक्स के ऊपर या इनकम के ऊपर, या फिर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को प्रॉपर पैसे नहीं दे रही है, भाई राज्य सरकार कहां से जनता की सेवा करेंगी जब केंद्र सरकार ही अपने यहाँ से पैसे नहीं देगी, या किसी भी तरह का कोई भी विवाद होता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का जो निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट देखती है अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है, और ये चीज चलती रहती है हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी होती है ये चीजें चलती रहती हैं किसी न किसी बात पे, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारों का झगड़ा होता रहता है। और अपील कौन डालता है? राज्य सरकारें डालती हैं, क्योंकि जो कमजोर पक्ष होता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जबकि हमारे यहाँ क्या है, राज्यों को थोड़े कम अधिकार है और केंद्र को ज्यादा अधिकार है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में होती है। अब देखिए इन दोनों के बीच जो विवाद होता है वो किस क्षेत्र अधिकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखती है? ए प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, तीसरा है सलाहकारीय क्षेत्र अधिकार, चौथा है अवशिष्ट क्षेत्र अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं 69, कथन ए इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। बिल्कुल सही है कि जिनको भी वनों से कुछ चीज चाहिए होती थी तो वो आदिवासी लोगों से मांगते थे, ठीक है। लेकिन पहली बार क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती इन पर अपने नियम थोपे थे आदिवासियों पर, और बहुत सारे आंदोलन हुए थे, वो 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिए हुए भी हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने राजा चले आ रहे थे ना, पुराने जो साम्राज्य चले आ रहे थे, उन्होंने किसी ने भी आदिवासियों के साथ कोई भी अपने नियम नहीं थोपे थे, इनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया था, इनका कोई शोषण नहीं किया था। इनका शोषण किसने किया था? इनका शोषण की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के टाइम से। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनका शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों की जो नजर थी वो भारत के बहुमूल्य
यानी कि बहुत संपन्न थे हमारे वन उस टाइम पे, तो उन पर थी, ताकि यहाँ से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपने ब्रिटिश में ले जाके उनको बेच सके। ठीक है, अब कारण देखिए आर, आदिवासियों के पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान और साथ ही उनके साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। तो ये दोनों ही कथन सही है, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो आदिवासी थे उनको वनों का बहुत अच्छे से ज्ञान था, उनको पता था कौन चीज वन में कहाँ मिलेगी, कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती है, ये सारी चीजें आदिवासियों को पता थी। और दूसरा है कि जो अधिकतर वन थे वो किसके क्षेत्र अधिकार में थे, यानी कि किसका कब्जा था, आदिवासियों का ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये बिल्कुल सही है। अल्प माने थोड़ी और संख्या माने गिनती में, अगर गिनती में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है ओबीसी। ओबीसी में कौन कौन आते हैं, ये बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, जैन धर्म के लोग आते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हिंदू कम है तो हिंदू आ रहे हैं। और जैसे गोवा में भी हिंदू आते हैं अल्पसंख्यकों में। और मतलब क्षेत्र के हिसाब से होते हैं, फिक्स नहीं होता है ओबीसी। ओबीसी की जो संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती है, कहीं चेंज होती है। जहां पर आबादी में जो लोग कम है वो ओबीसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी है। अब भी है, अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल, एक मिनट ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, संख्या के सवाल, ठीक है, सवाल नहीं है, सवाल है, सवाल तक ही सीमित नहीं बल्कि सत्ता संसाधन तक पहुंचने आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, दोनों ही सही है। ठीक है, केवल इस जो केवल संख्या से ही मतलब नहीं है कि ओबीसी के अंतर्गत केवल वही लोग आएंगे जो संख्या में कम है, बल्कि बहुत सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता संसाधन तक पहुंचने के मुद्दे भी इससे जुड़े हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल बस आप संख्या में कम है तो आप ओबीसी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए मराठों का आरक्षण के लिए वो आंदोलन चल रहा है बहुत दिन से, ठीक है, वहां पर चल रहा है ना महाराष्ट्र में। तो वो सोच रहे हैं कि हमको क्या ओबीसी, हमें ओबीसी घोषित कर देना चाहिए, लेकिन उनको ओबीसी में नहीं डाला जा रहा, क्योंकि संख्या में कम होने के साथ साथ आपके पास और भी चीजें कम होनी चाहिए। यानी कि आप किसी संसाधन की वजह से या सत्ता में या किसी वजह से पिछड़े हुए हैं, तब आपको आरक्षण मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कह देंगे कि हम संख्या में कम है तो हमको आरक्षण मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 71। सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। देखो अंतर विषयक उपागम, ठीक है, वो क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। पहला है यह निश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। दूसरा है विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दिशाएं निश्चित करने के लिए। तीसरा है विषय के बीच अंतः संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि अंतर विषयक उपागम क्या होता है, का प्रयोग कैसे करते हैं, कि हम क्या करते हैं विषय में अंत संबंध। जैसे हम देखिए, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो जो उदाहरण है, जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए ज्यादा माना जाता है कि उसकी बाजार व्यवस्था सही अच्छी थी। तो बाजार व्यवस्था के बारे में फिर हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इस तरह से उसने बाजार व्यवस्था का संचालन किया था। तो उसके लिए हम किससे रिलेटेड हो गए, अब बाजार विषय किसका है, अर्थशास्त्र का है, तो हमने उससे रिलेट कर दिया। मान लीजिए हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, पृथ्वी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं पृथ्वी के अंदर। तो हम क्या, सबसे पहले हम पाषाण काल से भी पहले की कहानियों के उदाहरण देंगे, ठीक है, इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, इतिहास को उसके साथ संबंध कर रहे हैं। तथा
अंतः निर्भरता, यानी कि जो विषय है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है, का निर्देशन देने के लिए ये दोनों चीज होती हैं, किसके अंतर्गत होती हैं, अंतर विषय उपागम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या सेंस है इसको पढ़ाने का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है ए, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो किसी भी चीज को सोच सके हैं इसलिए। ठीक है, बी है अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता। सी है लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह मतलब जो लड़की लड़कों के बीच जो भेदभाव की पुरानी परंपरा चली आ रही है उनकी बात चल रही है। ठीक है, यानी कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाना चाहिए या लड़कियों को घर के काम करने चाहिए। ठीक है, लड़कियों को समाज में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उठना बैठना नहीं चाहिए, घर तक सीमित रहना चाहिए। इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं पूर्वाग्रह बनी हुई हैं, ठीक है, लोगों के दिमाग में, उसके बारे में बात हो रही है। तो लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए एनसीईआरटी में जो मैं 7th क्लास का जो 6th चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें पूरी तरह से ये तीनों चारों जो ऑप्शन मैंने पढ़े हैं ये सभी आ रहे हैं उसमें, कि बच्चों को चैप्टर में यही चीज पढ़ाई गई है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें इससे उसको समान समझना चाहिए। ठीक है, और हमें इन कर्म कांडों पर, जाति व्यवस्था पर बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, भेदभाव या किसी तरह का छुआछूत नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान के यहाँ से क्या है, सब बराबर है और हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हमें मानना चाहिए कि ईश्वर एक है। ठीक है, ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको 7th क्लास के 6 चैप्टर में पढ़ाया है, ये अभी हाल फिलहाल में अभी चैप्टर कराया है, पिछली वीडियो उसकी ही पढ़ी है यूट्यूब मेरे चैनल पर, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया। तो ये क्या कर रहा है, जो एनसीईआरटी है, जो हमारी बुक है, जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, वो बच्चे में इन सब चीजों का विकास कर रही है। ठीक है, चौथा है सामुदायिक नियमों, सामुदायिक यानी कि समाज के जो नियम है, नियमों और सामाजिक आचरणों का पालन करने की क्षमता हेतु। देखो ये नहीं है, क्योंकि बुक की जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चे को सामुदायिक चीज पढ़ाएं या समाज में किस तरह से आचरण करना है ये सिखाएं। ये तीनों ऊपर के तीनों सही है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला बिल्कुल सही, ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखो संवेदनशीलता से क्या मतलब है, यानी कि कक्षा में बच्चों को इस तरह का ज्ञान दिया जाए कि उन्हें महिला और पुरुष को समान समझना चाहिए, लड़की लड़के में भेदभाव को खत्म करने के लिए बच्चों को किस तरह से हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम कक्षा में पढ़ाएंगे, बताएंगे कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी गेम है, सब गेम लड़के खेल सकते हैं तो लड़कियां भी खेल सकती हैं, जॉब लड़के करते हैं तो जॉब लड़कियां भी करती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे केवल लड़के करते हैं लड़कियां नहीं करती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लड़कियां लड़कों से अच्छा कर जाती हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि लड़कियों में पेशेंस ज्यादा होता है, लड़कियों में गुस्सा कम होता है और वो चीजों को बर्दाश्त करना जानती हैं। ठीक है, बच्चों से आराम से बात करती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो गुस्सा करते हैं घर में वो ज्यादातर घरों में पिता ही करते हैं, माता गुस्सा कम करती हैं, जबकि बच्चों की गलतियों को वो छुपा लेती हैं। ठीक है, तो कई सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें महिलाएं अच्छा करती हैं, जैसे नर्स हैं उनमें। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से हम बच्चे की मानसिकता इस तरफ खींचकर ला सकते हैं। ए है छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहना। देखो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कभी मत कहना, ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम है बच्चे को जो टॉपिक है वो अच्छे से समझाना, ना कि बुक पढ़ने के लिए कहना। जब आप अपनी क्लास में पढ़ते होगे, मोस्टली जो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं उनके यहाँ यही होता है। क्या होता है कि एक जो टीचर होता है उनका, वो बोल देता है कि ठीक है तुम पढ़ो, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, है ना, ऐसे करते हैं टीचर। जब मैं जहां से मैंने करी है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो वहां पे भी ऐसे ही होता था कि एक बच्चा बुक रीड कर रहा है, बाकी सारे बच्चे सुन रहे हैं बैठ के, तो उस तरह से आप नहीं पढ़ाना। ठीक है, बी है महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करना, यानी कि उनके लिए नियम कानून बनाना और उनको सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करना बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है भेदभाव
के साक्ष्य पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, भेदभाव के साक्ष्य पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, यानी कि भेदभाव जो चल रहा है समाज में उसका क्या करना है, आत्मविश्लेषण करना है, यानी कि खुद से विश्लेषण करके बताना है कि भेदभाव करना गलत है। ठीक है, और वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई कि बताना है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी चीज में कम नहीं है, जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां कर सकती हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे कि हमें भेदभाव नहीं करना है आपस में। ठीक है, डी है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा, वही चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई कि बताना है कि शक्ति में या बल में किसी भी चीज में जो महिलाएं हैं वो कम नहीं है। तो इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए क्लास में ताकि बच्चों में इन चीजों का विकास हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। उदाहरण है, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, बच्चे को क्या टॉपिक पढ़ाना है, एक विशेष संस्कृति के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, शिल्प के तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इन सब के द्वारा वो कैसे किस पद्धति से पढ़ाए कि बच्चे के अंदर क्या है, जिज्ञासा बनी रहे। जिज्ञासा मतलब उत्सुकता कि आगे क्या होने वाला है। कई कई मूवी आप ऐसे देखते हो ना, जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हो तो आपको लगता है आगे क्या होगा, कौन अपराधी होगा या फिर इसने क्यों इसका मर्डर किया होगा, ऐसा देखते हो ना बहुत गौर से। वो किसकी वजह से देखते हो, जिज्ञासा की वजह से। किसकी वजह से देखते हो, जिज्ञासा की वजह से। आपको बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हो कि बस ये आपकी मम्मी बोलेंगी ना टीवी बंद करने के लिए, मम्मी 1 मिनट रुक जाओ बस, अब पता चलने ही वाला है कि ये क्राइम किसने किया था, होता है ना ऐसे। तो वो किसकी वजह से होता है, जिज्ञासा की वजह से होता है। तो टीचर ऐसा क्या करेगा जो बच्चों में जिज्ञासा की भावना बनी रहे। ए है कहानी कथन का, देखो कहानी सुन रहे हैं तो उसमें इतनी ज्यादा जिज्ञासा नहीं बनेगी। बी है रोल प्ले, अब रोल प्ले में भी नहीं होगा। सी है श्रोत्र पद्धति, श्रोत्र पद्धति में यानी कि कुछ चीजें उनको खोजने के लिए कहिए कि आप इसके श्रोत्र इकट्ठे करके लाओ, ये किस तरह से हुआ है ना। तो इस तरह की चीज बोलेंगे तो बच्चों में क्या है, जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक है, डी है मुक्त परिप्रश्न का, यानी कि उनसे आप क्वेश्चन कीजिए कि ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होता है। तो जब आप ज्यादा उनसे क्वेश्चन करेंगे और मुक्त क्वेश्चन करेंगे, मतलब कोई उनका क्राइटेरिया नहीं होगा कि आपको यहीं से ही क्वेश्चन करने हैं इसी टॉपिक से, तो उस चीज के बारे में जितने आप क्वेश्चन करेंगे उनकी जो जिज्ञासा है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सी और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 75, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं 75। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ए है परियोजनाओं और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, देखो आप इसको सबसे पहले काट दोगे क्योंकि रटना लिखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो रटना है वो ज्यादातर जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि रटने को समझना। इनका मतलब यह है कि रटना नहीं है, समझना है। किसके माध्यम से समझना है, परियोजनाओं के माध्यम से समझना, असाइनमेंट के माध्यम से समझना है और क्रियान्वयन के माध्यम से हमें क्या है, समझना है। तो इन माध्यमों से समझना है, तो रटना नहीं है। अब इसका जो सेंस है वो दूसरा आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बी देखेंगे स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीकी से, देखो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सी है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। महंगी और सस्ती शिक्षण के बारे में बात चल ही नहीं रही है। ठीक है, बात किसके बारे में चल रही है कि आपको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस चीज से वो ज्यादा जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया सही है। अब डी देखते हैं,
स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से। तो ये भी सही है ऑप्शन, कि क्या है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है। बच्चों को क्रिएटिविटी के बारे में, साधनों का उपयोग, मतलब जो चीज उनके उपयोग में आ रही है, यानी कि चीजों को हमें कैसे सिखा रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान में, वो हर जीवन से जोड़ कर सिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ठीक से नहीं समझाया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। अपलोड में मतलब 4-5 घंटे मेरे खराब हो जाते हैं इन सारी चीजों में, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है मेरे पास, लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे इन सारी चीजों में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। जो भी फ्रेंड आपके सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।